everyone and welcome to Chetan Bharat Learning. Welcome to your class of Science and Technology. साइंस में आज हम क्लास 10th की बात करने वाले हैं और क्लास 10th के हम चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स की बैक एक्सरसाइज करेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आपके चैप्टर नंबर 4 ऑफ क्लास 10 की बैक एक्सरसाइजेस. सो सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है ईथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ C2H6. 2 carbon atoms, 6 hydrogen atoms has how many covalent bonds? कोवलेंट बॉन्ड्स पूछे हुए. तो हम अगर इसका सिंपल स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें तो हमें कोवलेंट बॉन्ड्स पता चल जाएंगे. तो C2H6 यानी कि अगर हम स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो 2 C के एटम्स हैं और फिर इन्हीं की वैलेंसी, इन कार्बन एटम्स की वैलेंसी पूरी करने के लिए साथ लगे हुए हैं हाइड्रोजन एटम्स. ठीक, कुछ ऐसा सा स्ट्रक्चर है. तो अब जरा काउंट कर लेंगे हम कि कोवलेंट बॉन्ड्स कितने हैं. ऑब्वियसली जहां पे बॉन्ड बन रहा है, शेयरिंग हो रही है, वो कौन सा होगा? नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7. तो यहां पर हो जाएंगे 7 कोवलेंट बॉन्ड्स. तो हम अपना आंसर क्या लिखेंगे? आंसर लिखेंगे ऑप्शन बी, दैट इज 7 कोवलेंट बॉन्ड्स. ठीक, और ये इसका स्ट्रक्चर है. क्लियर? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन. चलो आगे देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ब्यूटेनोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद फंक्शनल ग्रुप. याद करो, जहां पर हमने ओन ग्रुप पढ़ा था, हमने देखा था कि वहां पर कौन सा ग्रुप लगा हुआ है? वहां पर लगा हुआ है कीटोन ग्रुप. तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? सी, दैट इज कीटोन ग्रुप. सी डबल बॉन्ड ओ जो है कीटोन ग्रुप, ओन ग्रुप लगा हुआ है ब्यूटेनोन में. ठीक, ब्यूटेनोन मतलब 4 कार्बन्स वाला कीटोन. ठीक, सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ब्यूटेनोन, बिकॉज इट हैज द फंक्शनल ग्रुप दैट इज कीटोन ग्रुप. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाइल कुकिंग इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड ऑन द आउटसाइड, इट मींस दैट. अगर कुकिंग करते हुए हमें ये लगे कि हमारे जो बर्तन हैं, जब हम गैस पे रख रहे हैं उन्हें और वो बर्तन काले हो रहे हैं, तो इसका क्या मतलब है? याद करो, ब्लैकनिंग तब होती है जब सफिशिएंटली या प्रॉपरली जो है बर्न नहीं हो रहा फ्यूल. और यहां पर हमारा फ्यूल है एलपीजी. तो अगर जो फ्यूल प्रॉपरली बर्न नहीं हो रहा, कंप्लीट कंबस्शन नहीं हो रही, एयर होल्स बंद हैं, तो ही ये ब्लैकनिंग ऑफ सर्फेसेस जो है, ब्लैकनिंग ऑफ यूटेंसिल्स होता है. तो हमारी ऑप्शंस में से चेक कर लेंगे. फूड इज नॉट कुक्ड कंप्लीटली, ऐसा नहीं है. द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली, ये ऑप्शन बिल्कुल सही है. फ्यूल इज वेट, ऐसा भी नहीं है. द फ्यूल इज बर्निंग कंप्लीटली, अगर कंप्लीट कंबस्शन ऑफ फ्यूल होती है तो ब्लैकनिंग नहीं होगी. सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैकेंड, इट मींस दैट द फ्यूल इज नॉट बर्निंग प्रॉपरली, इट इज गेटिंग वेस्टेड. वेस्ट हो रहा है बिकॉज या तो ब्लॉकेज ऑफ होल्स है, होल्स जो है वो एयर होल्स प्रॉपरली नहीं खुले हुए. क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे. एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl. ठीक है जी, हम क्या करेंगे यहाँ पे? क्लोरोमीथेन में CH3Cl हमने पढ़ा था. CH3Cl कैसे बनता है? क्लोरीनेशन से बनता है ऑफ मीथेन. तो ये जो क्लोरोमीथेन बना है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड्स कैसे बनते हैं? अब हमें सबसे पहले मालूम है कि कोवलेंट बॉन्ड कैसे बनता है? बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सो दैट the combining atoms complete their outermost shell, right? So covalent bond is formed by sharing of electrons so that the combining atoms complete their outermost shell. अब इस क्वेश्चन को आंसर करना आसान है. क्यों? क्योंकि मुझे कार्बन की वैलेंसी पता है, हाइड्रोजन की वैलेंसी पता है और मुझे क्लोरीन की वैलेंसी भी पता है. तो सेंटर में रखेंगे कार्बन, जिसके साथ हम लगाएंगे 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स और सेपरेट सेपरेट लगाएंगे. क्यों? क्योंकि 3 हाइड्रोजन लगने हैं और 1 क्लोरीन लगना है. क्लियर? तो सेंटर में कार्बन, उसके डॉट्स, जो ब्लैक डॉट्स आप यहां देख रहे हैं, वो हैं कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. क्रॉस में दिखाया है हमने हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और क्लोरीन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को आप प्लस प्लस फॉर्म में दिखा सकते हैं. तो ये एक इजी तरीका है ताकि हम डिफरेंट इलेक्ट्रॉन्स को, डिफरेंट एटम्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को प्रॉपरली दिखा पाए. ठीक, तो आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे जहां पर कार्बन रखेंगे सेंटर में, 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हाइड्रोजन के आके जुड़ेंगे और
एक जो है वहां पर शेयरिंग होगी क्लोरीन के साथ, क्योंकि क्लोरीन क्या है 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स वाला है, तो उसको भी एक ही इलेक्ट्रॉन चाहिए अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए। तो इस तरह से आप इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करके दिखा सकते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले हम इसमें डेफिनेशन बता देंगे, फिर इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ कर देंगे। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अच्छा, अगर इसी क्वेश्चन को हमें एक्सप्लेन करना है, लिखना है, तो बहुत सिंपल तरीके से लिख भी सकते हैं। पहले आप डायग्राम ड्रॉ करें, अगर तो वो 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, डायग्राम ड्रॉ किया, कोवेलेंट के बारे में बताया, दैट्स ऑल। अगर उससे ज्यादा का क्वेश्चन है, ज्यादा मार्क्स कैरी करता है क्वेश्चन, तो हम उसे थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी दे सकते हैं। वो एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे? 3 हाइड्रोजन एटम्स कंप्लीट देयर शेल्स बाय शेयरिंग 3 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ कार्बन एटम. Now chlorine completes its octet by sharing its one of the 7 electrons with the carbon atom. So thus carbon shares all its 4 electrons with hydrogen atom and 1 chlorine atom and thus completing its outermost shell. तो तीनों के outermost shell complete हो गए, तीनों stable configuration में आ गए, and this is how the single covalent bonds are formed in CH3Cl. क्लियर? वही चीज जो हमने बनाई उसको हमने 3 लाइनों में एक्सप्लेन कर देना है। क्लियर? तो ये बात अगर समझ में आती है तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक, चलिए वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स फॉर इथेनोइक एसिड, हाइड्रोजन सल्फाइड, प्रोपेनॉन एंड फ्लोरीन मॉलिक्यूल। ठीक, तो हमने इनके इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर्स बनाने, तो देख लेते हैं। इथेनोइक एसिड मतलब 2 कार्बन्स हैं, और ओइक एसिड है, ओइक एसिड मींस COOH ग्रुप है, तो 1 कार्बन ही और लगेगा, CH3COOH। क्लियर? H2S का बना पाएंगे हम, बहुत आसान है। प्रोपेनॉन अगेन हमने देखा कीटोन ग्रुप है, ओन ग्रुप लगा हुआ है, तो हम इसमें 3 कार्बन वाला है कीटोन प्रोपेनॉन, तो उसका भी बनाएंगे। एंड देन फ्लोरीन। तो एक एक करके इनको देख लेते हैं। सबसे पहले है हमारे पास इथेनोइक एसिड, दैट इज CH3COOH। ठीक, तो यहां पर अगेन सबसे पहला वाला कार्बन लिया हमने, पहले वाले कार्बन के हमने 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स लिए। ठीक जी, एंड देन वही बॉन्ड बना रहा है एक और कार्बन के साथ, और यहां पर वैलेंसी पूरी करने के लिए कार्बन की 3 हाइड्रोजन्स भी लगे हैं, और हमें मालूम है हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, तो वो शेयर करेगा 3 कार्बन के साथ, और एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो कार्बन का है दूसरे कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाएगा। देन देयर इज COOH। अब याद रखेंगे COOH में एक ऑक्सीजन जो है वो डबल बॉन्ड से ज्वाइंट है कार्बन के साथ, C डबल बॉन्ड OH। फिर से ध्यान से देखेंगे इसे, देखो CH3COOH, दिस इज द एसिड ग्रुप। क्लियर? तो ये ध्यान रखेंगे, हमारे पास यहां पर एसिड ग्रुप कौन सा है? COOH। और इस COOH ग्रुप में क्या ज्वाइनिंग होगी? C डबल बॉन्ड O और एक है OH के साथ। तो अब जरा कार्बन, इधर वाले कार्बन की वैलेंसी भी लिख लेंगे, यहां पर भी 4 है, और एक जो है वो जुड़ गया इस कार्बन के साथ, एक हो जाएगा OH के साथ, और डबल बॉन्ड बनेगा इसका किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। क्लियर? तो COOH ग्रुप में यहां पर बॉन्डिंग हो जाएगी। बहुत ध्यान से देख सकते हो, आपको इस पिक्चर में डॉट्स जो हैं वो दिखाए हैं हमने कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स, और प्लस के साथ ऑक्सीजन के दिखाए हैं, हमने क्रॉस लिया है हाइड्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के लिए। तो बहुत ही क्लियरली OH जुड़ेगा यहां पर, ठीक है जी, COH, और एक ऑक्सीजन जुड़ जाएगा कार्बन के साथ, और यहां पर डबल बॉन्ड के जरिए, क्योंकि शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2 शेयर्ड पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इस कार्बन के भी तो 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हुए ना, एक तो यहां जुड़ गया, एक यहां जुड़ गया, बच के 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, वो जुड़ेंगे इस ऑक्सीजन के साथ। क्लियर? तो CH3COOH इथेनोइक एसिड का हम जो है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इजीली बना सकते हैं। ऐसे ही आ जाते हैं प्रोपेनॉन पे। तो पहले तो मुझे यही मालूम है कि प्रोपेनॉन जो है वो 3 कार्बन वाला कीटोन ग्रुप है, C डबल बॉन्ड O लगा हुआ है इसमें, तो 3 कार्बन लेंगे, CH3 बैलेंसी पूरी करेंगे कार्बन की, और इधर भी, और यहां पर C डबल बॉन्ड O, यानी कि फिर
2 शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और बिल्कुल सही बात भी है, क्योंकि सेंटर कार्बन के पास भी तो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एक उसने इस कार्बन के साथ शेयर कर लिया, एक इस कार्बन के साथ शेयर कर लिया, सेंटर में बच गए 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स जो कि ऑक्सीजन के साथ शेयर होंगे, ताकि ऑक्सीजन का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। क्लियर? तो सिर्फ आप लोगों को ध्यान क्या रखना है, कोई सा भी कंपाउंड आ जाए आपके पेपर में, एग्जाम में, कहीं से भी कोई भी कंपाउंड देकर उसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाएं, तो आपने बिना डरे सबसे पहले उस कंपाउंड का फॉर्मूला लिखना है। क्लियर? और वो तब पता लिख पाओगे जब आपको उसका फंक्शनल ग्रुप पता होगा। आपको मालूम होना चाहिए कि कौन से ग्रुप को बिलोंग करता है। जब वो आपको फॉर्मूला लिख लेंगे आप, फिर आप बहुत ध्यान से हर एटम का, जितने एटम्स उसमें हैं, उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करो। और हमेशा कोशिश करो कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, जनरली यही 3 आएंगे आपके सिलेबस में, क्योंकि हम हाइड्रोकार्बन्स पढ़ रहे हैं। तो यहां पर हम उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ड्रॉ करेंगे। डिफरेंट शेप्स में ड्रॉ कर लीजिए, सर्कल्स ले लीजिए, क्रॉसेस ले लीजिए या प्लस साइंस ले लीजिए। अब बहुत ध्यान से पेयरिंग करेंगे, शेयरिंग हो जाएगी, तो आपको बॉन्ड्स फॉर्मेशन बहुत आसान लगेगी। क्लियर? और इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाने के बाद हम सर्कल से डिनोट कर देते हैं कि हर किसी का ऑक्टेट जो है, हर एटम की स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गई है। क्लियर? तो यहां पर हो जाएगी प्रोपेनॉन की। क्लियर? हाइड्रोजन सल्फाइड बहुत आसान, हमारे पास हाइड्रोजन की वैलेंसी है 1, सल्फर को अगर हम देखेंगे 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 2 शेयर करेगा यहां पर, एक हाइड्रोजन इधर, एक हाइड्रोजन इधर, H2S। देन वी हैव गॉट फ्लोरीन। फ्लोरीन हमें पता है कितने हो जाते हैं इसमें अगेन 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो एक दोनों शेयर करेंगे आपस में और 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे। तो F बॉन्ड F जो है, सिंगल बॉन्ड F बन जाएगा फ्लोरीन मॉलिक्यूल। तो बहुत ही क्लियरली, बड़े ध्यान से डिफरेंट एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स लेकर हम इनकी शेयरिंग दिखा सकते हैं। तो कैसा भी कंपाउंड आए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स आपको पता होने चाहिए और फिर आप उसकी शेयरिंग दिखा सकते हो। क्लियर? तो चलो अब हम नेक्स्ट चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज एन होमोलोगस सीरीज, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो होमोलोगस सीरीज में हमने क्या किया था, एक ऐसी सीरीज ऑफ कंपाउंड्स जहां पर सभी कंपाउंड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है, बट वो एक CH2 ग्रुप में डिफर करते हैं, यानी कि उनके एटॉमिक मासेस अलग हो जाएंगे, बट केमिकल प्रॉपर्टीज सेम रहेंगी। हालांकि एटॉमिक मासेस बढ़ने से उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग हो सकती हैं, बट दे आर अ series of compound which have the same chemical properties because they are differing by just a CH2 group. Clear? So a homologous series is a series of compounds with same general formula. ये बहुत important चीज है, इसको याद रखेंगे। With same general formula, usually varying by a length of a carbon chain, यानी कि यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं कि they differ from each other by a CH2 group. ठीक, एक छोटा सा डिफरेंस होगा, एक कार्बन चेन का डिफरेंस होगा और उनका जनरल फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा। एक होमोलोगस सीरीज के जितने भी कंपाउंड्स होंगे उनका जनरल फॉर्मूला हमेशा सेम रहेगा और इसी वजह से उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या होंगी, सेम होंगी। राइट? सो कंपाउंड्स विद इन द होमोलोगस सीरीज typically have a fixed set of functional groups that gives them the similar physical properties. अब एग्जाम्पल लेने के लिए हम क्या कर देंगे, हम अल्केन होमोलोगस सीरीज सबसे आसान है उसका एग्जाम्पल ले लेंगे। जितने भी अल्केन सीरीज के मेंबर्स हैं उन सब का जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+2 where n is the number of carbon atoms। तो एक एक करके पुट करेंगे, जब n1 होगा तो CH4 बन जाएगा, जब n2 करेंगे तो C2H6 बन जाएगा, प्रोपेन C3H8, ब्यूटेन C4H10, पेंटेन C5H12। तो जैसे जैसे आप मूव करते जाएंगे CH2 ग्रुप का डिफरेंस आता जाएगा। क्लियर? तो एक होमोलोगस सीरीज में जितने भी कंपाउंड्स होंगे दे विल हैव द सेम जनरल फॉर्मूला एंड दस दे विल हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। क्लियर?
चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ कैन इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड बी डिफरेंशिएटेड। हमारे सिलेबस में इथेनॉल और इथेनोइक एसिड की प्रॉपर्टीज थी तो उन्हें डिफरेंशिएट भी किया था हमने। दे कैन बी इजिली डिफरेंशिएटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। तो वो डिफरेंसेस लिखने हैं हमने। सबसे पहले हम लिखेंगे डिफरेंसेस इन द physical properties. So ethanol has a pleasant smell whereas this एसिटिक एसिड जो कि हमारा एथेनोइक एसिड है ये विनेगर है, राइट। तो इसका स्मेल जो है वो बहुत ही सार है, पंजेंट स्मेल है, विनेगर स्मेल है। क्लियर। देन इथेनॉल हैज अ बर्निंग टेस्ट वेयर एज एथेनोइक एसिड हैज अ सावर टेस्ट, खट्टा टेस्ट है क्योंकि विनेगर है, सिरका है। सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनॉल इज लो वेयर एज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ इथेनोइक एसिड इज कंपैरेटिवली हाई। तो ये कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं जो कि डिफरेंशिएट करती हैं इथेनॉल को इथेनोइक एसिड से। अब जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो हम वो प्रॉपर्टीज उठाएंगे जो सिर्फ एक इसमें से एक कंपाउंड शो करेगा, दूसरा नहीं शो करेगा। जैसे सिंपल है बहुत ही, सबसे पहला है हमारे पास इथेनॉल हैज नो एक्शन ऑन एनी लिटमस पेपर बट एसिड, इथेनोइक एसिड जो है वो क्या करता है, वो ब्लू लिटमस को रेड बदल देगा। ये तो बिल्कुल सही बात है ना। ऐसा ही होता है, एसिड्स कन्वर्ट ब्लू लिटमस टू रेड। देन इथेनॉल हैज नो रिएक्शन विद सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। याद करो जबकि हमने इथेनोइक एसिड में किया था कि इथेनोइक एसिड को जब हम करेंगे रिएक्शन करेंगे इसकी सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ तो हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। सो देयर इज एन एफर्वेसेंस, आवाज आती है, गैस निकलती है, विच इज because of carbon dioxide that is liberated from sodium hydrogen carbonate. I'm sorry, carbon dioxide liberation की effervescence आती है, not the hydrogen, right? तो ये आप चीजें ध्यान रखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड लिबरेट होगी जब एसिड रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, तो यहां से लिबरेट होगी कार्बन डाइऑक्साइड गैस और बन जाएगा सोडियम एसीटेट। अगर कंपाउंड का नाम नहीं भी याद रहेगा कोई बात नहीं, आपने डिफरेंसेस जो है वो जरूर याद रखने हैं। पहली बात तो ये कि लिटमस के साथ कोई रिएक्शन इथेनॉल जो है वो नहीं शो करेगा, एसिड शो करेगा, ठीक। और साथ ही साथ एसिड ही रिएक्ट करता है सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, यानी कि बाइकार्बोनेट्स के साथ एसिड्स की रिएक्शन होती है टू रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। क्लियर, ये चीज जरूर याद रखिए, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, राइट। सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डज मिसल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन सोप इज एडेड टू वाटर? Will a missile be formed in other solvents such as ethanol also? So सबसे पहले तो मुझे ये पता होना चाहिए ना कि सोप मॉलिक्यूल का क्या खास स्ट्रक्चर है जिसकी वजह से मिसल फॉर्मेशन होती है। सोप के साथ ही क्यों बनेगा मिसल? सो सोप मॉलिक्यूल जैसा हमने पढ़ा था, इट कंसिस्ट ऑफ अ लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन जो कि ऑयल सॉल्युबल है और एक छोटा सा आयनिक पार्ट है इसका जो कि वाटर सॉल्युबल है। तो जैसे ही हम डर्ट पर सोप अप्लाई करेंगे उसके साथ अटैच हो जाएगा ये ऑयल सॉल्युबल पार्ट और जो वाटर सॉल्युबल पार्ट होगा वो वाटर में रहेगा। सो दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज मिसल। मिसल फॉर्मेशन हो जाती है जो कि जब हम सोप अप्लाई करेंगे डर्ट के साथ, डर्ट के ऊपर ये पार्टिकल्स अटैच हो जाएंगे, सोप पार्टिकल्स मिसल बनाएंगे एंड देन व्हेन वी वॉश इट विद वाटर तो जो सोप मॉलिक्यूल्स के साथ डर्ट भी, ऑयल, ग्रीस, ये सब जो है निकल जाता है। क्लियर, याद आया, हमने क्लेंजिंग एक्शन ऑफ सोप्स किया था। सो सोप मॉलिक्यूल पहले एक्सप्लेन करेंगे। सोप मॉलिक्यूल हैज two ends. One is the oil soluble end, that is the hydrocarbon chain, and one is a smaller part which is the head, which is the water soluble part. ठीक, soap molecule has two ends. One end is hydrophilic यानी कि water loving है, one end is hydrophobic. तो यहां पर ये है हमारा hydrophobic end और ये है हमारा हाइड्रोफिलिक एंड, ठीक। So when soap is dissolved in water and clothes are put in the soapy solution, the soap molecules converge in a typical manner. एक बहुत ही typical manner में, फैशन में converge हो जाते हैं and they form a structure called missile. और वो missile structure कुछ ऐसा है जहाँ dirt molecule center में है और उस पर attached है हमारे soap molecules. तो आप देख रहे हो जो वाटर रिपेलिंग एंड है वो डर्ट को लग गया है ये वाले,
और जो वाटर लविंग एंड है वो पानी के अंदर है। क्लियर? सो ये जब मिसल बन जाते हैं देन इट कैन बी इजिली वॉश्ड, राइट? सो dirt can be easily removed. The hydrophobic ends of different molecules surround a particle of grease or oil and make the missile, which is a spherical structure. So in this, the hydrophilic end is outside the sphere. Water loving end जो है वो बाहर की तरफ है and hydrophobic end is towards the center of the sphere. That is why missile formation takes place when what soap is added to water. Since ethanol is not as polar as soap, जो इथेनॉल मॉलिक्यूल है वो पोलर नहीं है लाइक द सोप, तो इसीलिए हम इथेनॉल जो है नहीं यूज कर सकते, वहां पर मिसल्स जो हैं वो फॉर्म नहीं होंगे। हालांकि जो अल्कोहल है कुछ उसमें ड्राई क्लीनिंग में यूज आता है, बट मिसल फॉर्मेशन वहां पर नहीं होगी। इट इज लेस पोलर देन द सोप मॉलिक्यूल्स। क्लियर? तो हमारा आंसर जो है, आप इसमें सोप का स्ट्रक्चर, मिसल का स्ट्रक्चर अगर बनाएंगे वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो इट विल एक्सप्लेन योर आंसर। क्लियर? चलिए, Why are carbon and its compound used as fuels for most application? तो कार्बन तो हमें पता है, it burns in air to form carbon dioxide in water and to release a large amount of energy, right? During this reaction, large amount of heat and light energy is released. So further, once ignited, carbon and its compounds keep on burning without requirement of additional energy. Hence, they are used as fuels. So carbon fuels, हालांकि they are considered as a polluting fuel, but still most of the fuels are carbon fuels since they give light and heat energy. Clear? Next question देखेंगे. Explain the formation of scum when hot water is treated with सोप। तो अगर हम सोप के साथ हार्ड वाटर यूज करते हैं, हार्ड वाटर जैसे मतलब जिसमें जैसे नलके का पानी होता है, ठीक है, तो वो ऐसा पानी है जिसके अंदर डिजोल्व सॉल्ट्स हैं, मैग्नीशियम सॉल्ट्स, कैल्शियम सॉल्ट्स डिजोल्व हैं, तो वहां पर कभी भी सोप से झाग नहीं बनेगी, रादर स्कम जैसी चीजें जो बारीक बारीक जो टुकड़े हैं सोप के वो बन जाएंगे, स्कम बन जाएगा। ठीक, और ऐसा क्यों होता है? बिकॉज हार्ड वाटर कंटेन्स कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस। सो सोप इज बेसिकली सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड्स। अभी हमने देखा सोडियम एंड्स हैं, या तो सोडियम होंगे या पोटेशियम एंड्स होंगे। व्हेन सोप इज एडेड टू हार्ड वाटर, द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स आर फॉर्म्ड which being insoluble get precipitated. Precipitates की फॉर्म में, अलग अलग झाग नहीं बनेगी, पानी में साबुन के ऐसे छोटे छोटे जो है टुकड़े से बन जाएंगे, सो precipitates बन जाएंगे। These precipitates are called as scum. ठीक, तो स्कम फॉर्मेशन जो है वो होती है बिकॉज ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट्स विच आर प्रेजेंट इन हार्ड वाटर। क्लियर? सो यहां पर हम देखेंगे हार्ड वाटर में कैल्शियम है, ठीक, या मैग्नीशियम है, वो हमारे सोप के साथ रिएक्ट करेगा। सोप का जनरल फॉर्मूला जो है RCOONA लिया हुआ है यहाँ पर, तो उनके साथ जुड़कर अब ये सोडियम की जगह क्या लग जाएगा? कैल्शियम लग जाएगा, तो ये कैल्शियम सॉल्ट बन जाएगा। और कैल्शियम सॉल्ट्स या मैग्नीशियम सॉल्ट्स ये इनसॉल्युबल हैं एंड दे फॉर्म द स्कम या जो प्रेसिपिटेट्स बन जाते हैं। क्लियर? तो सिंपल सी रिएक्शन है, अगर याद हो जाती है तो इसको जरूर लिख लेंगे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट चेंज विल यू ऑब्जर्व इफ यू टेस्ट सोप विद लिटमस पेपर? हमें सबको मालूम है, आजकल तो एड्स में भी आता है सोप के ऊपर लिटमस पेपर लगाओ तो क्या हो जाता है? सोप बेसिक है, अल्कलाइन इन नेचर है, सो हेंस इट टर्न्स रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। ठीक, तो bases always change the red litmus to blue. So since soap is base, it is alkaline in nature, it will convert the red litmus to blue. Clear? बहुत ही आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। What is hydrogenation and what is its industrial application? So hydrogenation बहुत important है। Hydrogenation is the process of adding hydrogen to an unsaturated hydrocarbon। याद आया, हमने unsaturated hydrocarbons पढ़े थे जिनमें या तो डबल या ट्रिपल बॉन्ड है। तो जब हाइड्रोजन ऐड की जाती है to an unsaturated hydrocarbon for obtaining a saturated hydrocarbon, it is called as hydrogenation। और ये रिएक्शन जनरली एक कैटलिस्ट की प्रेजेंस में की जाती है।
अब उन्होंने पूछे व्हाट इज इट्स इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन, बहुत आसान है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स की जाती है, ठीक है, ताकि जो है हम वेजिटेबल ऑयल्स से, इट इज यूज्ड टू मेक घी फ्रॉम द वेजिटेबल ऑयल्स, जो डालडास बनते हैं हमारे, दे आर हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स इज डन एंड देन वी ऑब्टेन दिस। सो उनकी ट्रांसपोर्टेशन जो है वो इजी हो जाती है, अदरवाइज ऑयल्स जो है उनकी ट्रांसपोर्टेशन मुश्किल है, सो घी में कन्वर्ट कर लेते हैं उनको, एंड दिस इज डन बाय द प्रोसेस ऑफ हाइड्रोजनेशन। The hydrogenation process is used to make ghee, that is saturated fat, from vegetable oils unsaturated fat। तो इसकी रिएक्शन लिख लेंगे, vegetable oil plus hydrogen in the presence of catalyst such as nickel, nickel catalyst में की presence में this oil is converted to वनस्पति घी। और क्या कहा था हमने, हाइड्रोजनेशन इज अनसैचुरेटेड को सैचुरेटेड में कन्वर्ट करना, यानी कि यहां पर जो डबल बॉन्ड है वो निकल कैटलिस्ट की प्रेजेंस में किस में कन्वर्ट हो रहा है, सिंगल बॉन्ड में, यानी कि सैचुरेटेड बन रहा है। देखो ध्यान से, C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर H लगे हुए हैं, यहाँ R ग्रुप दिखाया हुआ है, सो नो प्रॉब्लम, R भी हो सकता है, H भी, R इज अगेन एन अल्काइल ग्रुप, ठीक। तो हमने ये डबल बॉन्ड जो है ये हटाना है, एक हाइड्रोजन और डाल देंगे। अब ये हाइड्रोजन ऑब्वियसली अगेन कार्बन के साथ आके जुड़ेंगे और ये डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड में, ठीक है। हो गया एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड कन्वर्ट हो गया एक सैचुरेटेड कंपाउंड में, हाइड्रोकार्बन में, क्लियर। देन दिस इज कॉल्ड एज हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, जहां पर वेजिटेबल ऑयल से जो वनस्पति घी बनाया जाता है, ठीक। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स अंडरगो एडिशन रिएक्शंस। अब याद करो, हमने एडिशन रिएक्शंस जब किए थे, यानी कि ऐड किया था, तो ये जो एडिशन रिएक्शन होती है ये हमेशा अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स में होती है, यानी कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें या तो डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है। तो वो कौन सी फैमिली से हुई, अल्कीन फैमिली या अल्काइन फैमिली। तो अब हम इन सब में से देखेंगे कि अल्कीन या अल्काइन कौन है। जो अल्कीन फैमिली से होगा या अल्काइन फैमिली से होगा, सिर्फ वो ही क्या शो करेंगे, एडिशन रिएक्शंस, नॉट द अल्केन फैमिली, क्योंकि वो तो सैचुरेटेड है, क्लियर। सो यहां पर तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैव द जनरल फॉर्मूला CnH2n-2 अल्कीन्स, या CnH2n जो है अल्काइंस। तो हम वो पुट करके देख लेते हैं। सो इन गिवन कंपाउंड्स में C3H6 एंड हमारे पास है C2H8 एंड CH4 जो है ये हमारे पास, देखो CH4 क्या था, मीथेन है, ये क्या है हमारे पास C3H8 प्रोपेन, ठीक। और हमारे पास जो C2H6 है इथेन, तो ये तो अल्केन फैमिली हो गई। ये तीनों कभी भी शो नहीं करेंगे कोई भी एडिशन रिएक्शन, जबकि C2H2 हो जाएगा हमारे पास और C3H6 जो है दे अंडरगो एडिशन रिएक्शंस, ठीक जी। सो हमारा आंसर होगा विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन्स शो एडिशन रिएक्शंस, C3H6 एंड C2H2, क्लियर। हम आंसर में लिखेंगे यही कि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स शो एडिशन रिएक्शंस, फिर जनरल फॉर्मूला लिखा एंड देन इन द गिवन कंपाउंड्स C3H6 एंड C2H2 अंडरगो एडिशन रिएक्शंस, whereas C2H6, C2H8 and then CH4 are saturated and they will not show any addition reaction, ठीक जी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, गिव अ टेस्ट दैट कैन बी यूज्ड टू डिफरेंशिएट बिटवीन सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड। अभी हमने देखा कि एडिशन रिएक्शन शो नहीं करते सैचुरेटेड कंपाउंड्स, तो हम ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन शो कर सकते हैं। ब्रोमीन वाटर जो है वो सिर्फ अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स उसको एडिशन शो करेंगे उसके साथ, एंड देयर विल बी चेंज इन द कलर ऑफ ब्रोमीन वाटर, ठीक। सो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स डू नॉट रिएक्ट विद ब्रोमीन, whereas unsaturated hydrocarbons change the color of bromine water, ठीक। और हम इसको शो भी कर सकते हैं कि डबल बॉन्ड वाले जो हैं वो क्या करेंगे, ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन शो करेंगे,
और जबकि हमारे पास अगर सैचुरेटेड हैं, सिंगल बॉन्ड वाले हैं, तो उनमें कोई भी ब्रोमीन वाटर के साथ रिएक्शन नहीं शो करेगा, कोई चेंज इन कलर नहीं होगा। ठीक, तो इस रिएक्शन को आप लिख भी सकते हो, चाहे ब्रोमीन वाटर के साथ इसको दिखा दोगे, हाइड्रोजनेशन दिखा दोगे, वो भी क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो है हमारा इस चैप्टर की बैक एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द मैकेनिज्म ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स। तो क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप्स को लिखने से पहले ना, जब आप आंसर आप शुरू करने लगो तो सबसे पहले ना सोप का स्ट्रक्चर बना देना, वही वाला लॉन्ग हाइड्रोकार्बन चेन और शॉर्ट आयोनिक पार्ट, ये है वाटर रिपेलिंग एंड, ये है वाटर लविंग एंड। फिर एक स्ट्रक्चर बना दोगे आप मिसल का, मिसल फॉर्मेशन का। ठीक जी, सोप मॉलिक्यूल बनाओगे और मिसल मॉलिक्यूल बनाओगे, और आपकी बुक में ये पिक्चर भी दे रखी है ना, इससे भी हेल्प ले सकते हो। ये पिक्चर बना पाओ वेल एंड गुड, अगर नहीं बना पाओगे तो सिंपल सोप मॉलिक्यूल की डायग्राम और एक मिसल का डायग्राम जरूर बना दो, फिर उसको लिखना शुरू करो। लिखेंगे कैसे? हम लिखेंगे कि हमारे पास है द डर्ट प्रेजेंट ऑन क्लोथ्स इज ऑर्गेनिक इन नेचर एंड इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर, therefore it cannot be removed by water alone, so we use soap. When soap is dissolved in water, its hydrophobic ends attach themselves to the dirt and remove it from the cloth. Then the molecules of soap arrange themselves in the form of missile. Missile formation हो जाती है and trap the dirt at the center of the missile. Missile के center में dirt को trap कर दिया जाता है. These missiles remain suspended in the water. The dust particles are then easily cleaned and rinsed away with water. सोप का स्ट्रक्चर बनाओ, मिसल का स्ट्रक्चर बनाओ और लिखो कि सोप के जो हाइड्रोफोबिक एंड्स हैं वो इस डर्ट पार्टिकल के ऊपर अटैच हो जाते हैं और मिसल फॉर्मेशन करते हैं। फिर ये पानी के अंदर सस्पेंडेड है, जैसे ही आप रिंस करोगे, कपड़े को दोबारा पानी में धोओगे, तो ये जो डर्ट मॉलिक्यूल्स हैं ये मिसल की फॉर्मेशन में निकल जाएंगे बाहर। तो हमारे इस चैप्टर के बैक क्वेश्चंस यही थे। मैं फिर मिलूंगी आपसे, तब तक के लिए कीप स्टडिंग, बाय।